ये ईसीजी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगी। इफ़ याद नहीं है तो जाकर देख सकते हो आप। और फिर यही ईसीजी मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आज ये पेशेंट फिर आई थी और मैंने फॉलो अप ईसीजी किया था और आप देख सकते हो दिस इज़ हर सेकेंड ईसीजी टुडे आफ्टर 4 डेज। तो ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये एक 40 वर्ष फीमेल मरीज है और इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं थी। स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एज भी 40 ही थी। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की रिस्क फैक्टर तो नहीं थी, लेकिन उनको चेस्ट पेन हो रही थी 1 वर्ष से। और उन्होंने कोई भी हॉस्पिटल नहीं गई थी वो चेस्ट पेन के लिए। सो आई थॉट शी माइट हैव माइल्ड चेस्ट पेन, सो शी डिड नॉट सीक मेडिकल अटेंशन। और उनको एक दिन से बहुत तेज़ चेस्ट पेन हुई और इसके लिए उन्होंने घर में एंटासिड ट्राइड किया और उससे रिलीफ नहीं हुई तो बाद में वो इमरजेंसी आई। तो इमरजेंसी में एईसीजी किया गया। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पर, देखो डिफ्यूज एस टी एलिवेशंस है ना प्रीकॉर्डियल लिड्स में, और उसके अलावा 1 में भी एस टी एलिवेशंस है, एबीएल में एस टी एलिवेशंस है, और 2 में क्या है एस टी डिप्रेशंस है। आप देख सकते हो। अब मैं जूम कर देता हूँ, देखो 2 में देखो ये ई लाइन से डाउन गया है ना, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, एस टी डिप्रेशंस डाउन है। ये लाइन देखो और ये डाउन डाउन है। 3 में भी देखो ये लाइन और ये लाइन देखो, ये टच किया है बोल्ड लाइन में और ये बोल्ड लाइन से ऊपर है, तो एस टी डिप्रेशन है। यहाँ पर भी देखो ये लाइन यहाँ पर है और ये एस टी डिप्रेशंस यहाँ पर आई है, तो एस टी डिप्रेशंस है। और उसके अलावा ए बी एफ में भी देखो ये लाइन से कितनी नीचे आई है एस टी डिप्रेशंस, ये लाइन है और एस टी डिप्रेशंस कितनी नीचे आई है। तो 2-3 ए बी एफ में एस टी डिप्रेशंस है। तो रेसिप्रोकल एस टी डिप्रेशंस हो और एस टी एलिवेशंस हो तो हमारी एक डिफरेंशियल्स बनती है, आपकी एम आई हो सकती है। और उसके अलावा वैसोस्पैस्टिक एंजाइना भी हो सकती है, और इसके अलावा स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस भी हो सकती है। लेकिन एक दिन से बहुत तेज़ चेस्ट दर्द होना और कोई वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस नहीं है, तो पेरिकार्डाइटिस तो मुझे उतना नहीं लग रहा है। फिर एसटी डिप्रेशंस भी है ना, तो पेरिकार्डाइटिस में तो एसटी डिप्रेशंस तो नहीं होती है ना, तो ये वैसोस्पैस्टिक एंजाइना हो सकती है या फिर एमआई हो सकती है। तो दे डिड ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन निगेटिव था। उसके बाद नाइट्रेट दिया, नाइट्रेट से उनको चेस्ट पेन रिलीव नहीं हुई और ईसीजी भी चेंज नहीं हुई। एसटी एलिवेशन परसिस्टेंट था। तो वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में आप जानते ही हो कि एसटी एलिवेशन नॉर्मलाइज हो जाता है नाइट्रेट देने के बाद, और चेस्ट पेन भी ड्रामेटिक रिलीव हो जाता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि एमआई है, एसटी एलिवेशन से एमआई हो। तो हमने उनको रिफ़र किया था कार्डियोलॉजिस्ट सेंटर में जाने के लिए, पीसीआई करने की आवश्यकता पड़ सकती है, बट सी रिफ्यूज्ड। तो वी प्रिस्क्राइब्ड हर मेडिकेशंस फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और आज फिर मैंने ये ईसीजी रिपीट किया। देखिए 4 दिन के बाद आप इसमें क्या चेंज देख रहे हो, एस टी एलिवेशंस हैज़ डिसअपियर्ड। अब एस टी एलिवेशंस नहीं है, देखो भाई 1 ए बी एल में एस टी डिप्रेशंस नहीं है, ये प्रीकॉर्डियल लीड सब में नहीं है। लेकिन क्या है अब क्या है, देखो यार क्यू वेव है, आर वेव नहीं है। देखो आर वेव यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, पॉजिटिव आनी चाहिए था ये। तब यदि आर होता इधर तब ये यस होती, लेकिन ये फर्स्ट में ही निगेटिव चली गई, मतलब क्यू वेव है ये। देखो V3, V4, V5, V6 ये सब क्यू वेव है। तो आप जानते ही है कि जो एम आई होती है तो उसकी जो प्रोग्रेसिव चेंज होती जाती है, तो ऐसी क्यू वेव आती है। तो एक अब तो कंफर्म हो गया ना भाई, ये तो एम आई ही है। तो हम सब ने तो पहले ही उसको एम आई की लाइन में मैनेजमेंट कर दी थी, and she is feeling relief now symptomatically, and clinically also she is better. And today also I counseled her to go to cardiologist, but they refused it persistently.